हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम क्लास 12th बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 4 के कुछ मोस्ट IMP MCQ देखेंगे, जो कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो यार लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ पे चैप्टर 4 देख पा रहे हैं, इट मीन्स हम लास्ट के चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देख रखा है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है एंड यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक देखने के लिए मिल रही होगी। यार वहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। आपको सारे आगे पीछे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ, वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो बने रहिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, हर इम्पोर्टेंट टॉपिक का हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए सारी बातें। ओके, सो देखते हैं पार्ट फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो, हम पार्ट वाइज इसलिए पढ़ते हैं जिससे कोई भी टॉपिक ना छूट रहा हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन ना छूट रहा हो। यहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक कंसीडर हो सके, जिससे हम सारे क्वेश्चन देख सकें। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू। आपने चैप्टर 4 अगर मेरे साथ पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे, मीन्स आंसर समझ पा रहे होंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने फुल एक्सप्लेन वाला चैप्टर नहीं देख रखा है देन ज़रूर देखिएगा, वो भी ये वीडियो देखने से पहले उस चैप्टर को देखिएगा। और यहाँ ऊपर आई बटन में आपको अभी के अभी लिंक देखने के लिए मिल रही होगी, लिंक पे क्लिक करिए, आप जाके चैप्टर 4 फुल एक्सप्लेन देखिए, देन यहाँ आइए, आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, खुद से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है ऑप्शन क्या सही होगा? हेल्दी बेबी, फ्रीक्वेंट क्वाइटस, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फंक्शंस, लॉन्गर लाइफ टाइम। तो ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हो? तो हाँ जी, ऑब्वियसली आप जैसा कि समझ पा रहे हो, ऑप्शन सी सही होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके, एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग। तो यहाँ पे आपको इजिली देखने के लिए मिल रहा है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फंक्शन, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसे आप RCH प्रोग्राम बोलते हो। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये क्वेश्चन बहुत गलत करवाती है, क्योंकि ये चुपके से नोट लगा दिया जाता है और हम इस नोट पे ध्यान नहीं देते हैं, और हम मतलब पता नहीं किस धुन में आंसर सही टिक कर देते हैं। देखो, हम यहाँ पे एक्चुअली नोट हाँ पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा माइंड जो है इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है, और एग्जामिनर को ये बात बहुत अच्छे से पता है और उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। तो यहाँ पे नॉट लगा है, इसे भी आप इसी के हिसाब से ऑप्शन पढ़िएगा। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हमें लगेगा कि भाई ये ऑप्शन तो एकदम सही जा रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल, ये नॉट हम छोड़ देते हैं, इज द रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम कौन सा है? अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो बस यही सही है, ऑप्शन ए सही हम कर देते हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नॉट भी दिया होता है, इसलिए आप पूरे ऑप्शन पढ़ा करिए। तो अगर आप पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तब भी आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएंगी कि अच्छा, अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ अच्छा चलो ठीक है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू बिल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी, ये और ये बातें कहीं ना कहीं सेम है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू रिप्रोडक्टिवली सिक पीपुल, RCH प्रोग्राम जो था इसमें, इसके तहत यही सारी चीज़ें तो हैं, है ना। इसके रोल जो हैं, लोगों में अवेयरनेस लाना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और बिल्ड ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। हमारे जो RCH प्रोग्राम का जो मेन मोटो है, जो मेन मोटिव है, कहीं ना कहीं यही सब है।
ओके, और जो रिप्रोडक्टिवली सिक पीपल हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें तो इसके अकॉर्डिंग आती हैं, ना कि ओके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है, प्रमोट अबॉर्शन। तो क्या ये RCS प्रोग्राम जो है ये अबॉर्शन को प्रमोट करता है? नहीं करता है ना। ये चीज़ें अबॉर्शन को प्रमोट नहीं करती हैं। और मैं आपको बताऊं कि अबॉर्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। ओके, अबॉर्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पढ़िए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवर्स पर्सपेक्टिव रैंकिंग फ्रॉम proper functioning of reproductive organ to the emotional, physical, behavioral and social well-being of individuals। ये लाइन एकदम आपके NCERT बुक में दी गई है। बात समझते हो आप? एकदम लाइन टू लाइन आपके NCERT की है। तो बताइए क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये सही है या गलत है? तो हाँ जी, बिल्कुल ये बातें सही हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ ऑर्गन ही मेंटेन हो, मतलब कि जैसे कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल या फीमेल, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेंटेन हो, सिर्फ इसी को आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं बोलोगे। ओके, बात समझते हो आप? और WHO के अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखिए, WHO के अकॉर्डिंग proper functioning of reproductive organ to the emotional, physical, behavioral and social well-being of individual। ओके, ये सारी चीज़ें भी मेंटेन होनी चाहिए। अगर कोई सोसाइटी में सोशल वेलबींग नहीं है तो उसे भी आप एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पीपल नहीं बोलोगे। ओके, तो बात समझते हो अब? WHO के अकॉर्डिंग क्या बात कही गई है भाई? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियरल, उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, सोशल वेलबींग एक इंडिविजुअल में इतनी बातें होनी चाहिए, देन आप ये चीज़ें बोल सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर करती हैं। ओके, ऑप्शन क्या सही हो जाता है? ए, ऑब्वियसली ए सही होगा। और मैंने आपको बताया भी भाई, ये आपके NCERT की एकदम लाइन है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और सारे क्वेश्चन आपके NCERT बुक से एकदम NCERT से ही हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको हमेशा और हमेशा बोलती हूँ कि भाई NCERT की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन ऑफ डिलीवरिंग सेक्स एजुकेशन एट स्कूल? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, डिस्करेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, encouraging rise in population, solve the issue of global warming। तो ये सारी पता नहीं क्या क्या बातें हैं। प्रमोट्स मिथ को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें एकदम मतलब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन डी सही हो, ए सही हो जाएगा। डिस्करेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन दी जाती है, ओके, सेक्स एजुकेशन जो डिलीवर किया जाता है उसका जो करेक्ट रीजन है वो क्या होगा? इनकरेजिंग राइज इन पॉपुलेशन, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सॉल्व द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो भाई किसके बारे में बात की गई है? सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की गई है। ये क्या पॉइंट है? ये क्या पॉइंट है? प्रमोट मिथ्स को प्रमोट करना, ये तो भाई हमारे स्कूलों में नहीं ही किया जाएगा। फिर वो कोई भी इशू हो, चाहे सेक्स एजुकेशन हो, कैसा भी एजुकेशन हो, वहाँ पे मिथ को प्रमोट नहीं किया जाएगा ऑब्वियसली। डिस्करेजिंग मिथ एंड मिसकंसेप्शन, जितने भी मिथ फैले हुए हैं, जो भी मिसकंसेप्शन है, उन्हें दूर किया जाएगा। ओके, आगे चलें। ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस? तो यहाँ पे क्या मतलब, कहाँ से हम ये चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है? वो मेल है या फीमेल है, उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए क्या एमनियोसेंटेसिस, एमाइलोडोजेनेसिस, एमनियाटिक फ्लूइड्स? तो एज यू नो, एमनियोसेंटेसिस देखो, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो एम्ब्रियो के चारों ओर पड़ा होता है। एज यू नो, एम्ब्रियो है, सपोज दिस इज द एम्ब्रियो, तो इस एम्ब्रियो के चारों ओर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड।
तो अगर हमें जो फीटस है उसका सेक्स जानना है, ओके, कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। फ्लूइड में जो क्रोमोसोम पैटर्न होते हैं, बातें ध्यान से सुनिएगा, फ्लूइड में जो क्रोमोसोम पैटर्न होते हैं उससे हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो फीटस है ये मेल है या फीमेल है। बात समझते हो आप? एमनियोटिक फ्लूइड में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उस क्रोमोसोम पैटर्न से हम ये चीज़ें पता लगा सकते हैं जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। हालांकि ये सारी चीज़ें लीगल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे फीमेल फर्टिसाइज इंक्रीज होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, ओके, गवर्नमेंट ने इसे पोस्ट कर दिया है। फीटस सेक्स मेल या फीमेल डिटरमाइन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न्स ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपसे बातें कही ना, क्रोमोसोम के पैटर्न पे बातें करते हैं, क्रोमोसोम पैटर्न से ये सारी चीजें जानते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल है, ओके। क्रोमोसोम पैटर्न्स ऑफ क्रोमोसोम इन द एमनियोटिक फ्लूइड, और ये जो क्रोमोसोम पैटर्न है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, एमनियोटिक फ्लूइड में। और ये फ्लूइड कहाँ पे होता है भाई, अराउंड द एम्ब्रियो। तो बस इसी को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं और इस प्रोसेस को एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, ओके। बातें समझ में आती हैं? ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6, सहेली क्या है भाई? सहेली इज ये एकदम एनसीईआरटी के लाइन है, बहुत बारे बातें हो चुकी हैं, तो होप है आपको ये चीजें पता होंगी। सहेली इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रावीनस कॉन्ट्रासेप्टिव, टॉपिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सहेली क्या है भाई, किस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव है? हाँ जी बिल्कुल, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ऑप्शन क्या सही हो जाता है? ए, सहेली इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एज यू नो, सहेली इज एन ओरल पिल्स जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। इसका काम क्या होता है? देखो, लगभग जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, लगभग क्या मतलब सभी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मेन काम होता है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, उसका काम यही होता है। और सहेली जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये डिवाइस क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये किस फॉर्म में आती है? ओरल फॉर्म में, ओके, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाता है हमारा? As of 2000 census, every 6 person in the world is an Indian। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एकदम आपकी एनसीईआरटी लाइन उठाई गई है, बातें ध्यान से सुनिएगा, एकदम मतलब समझिएगा, ओके, एकदम आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। होप है आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही ही है, ओके, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ल्ड में पूरी पॉपुलेशन है वो भाई कितनी है? 6 बिलियन है। और आपके इंडियन भाई साहब कितने हैं? नंबर ऑफ इंडियंस, ओके, नंबर ऑफ इंडियंस कितने हैं? 1 बिलियन। तो ये अगर इस हिसाब से बात करें तो इस दुनिया में जो हर छठा व्यक्ति है वो इंडियन है ना? तो ऑप्शन क्या सही हो जाता है? ए सही हो जाता है, स्टेटमेंट सही है। MMR स्टैंड फॉर, MMR क्या है, मतलब इसका क्या मतलब है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर्स मोर्टेलिटी रेट, ये चीज़ें तो आपको आपके चैप्टर में देखने के लिए नहीं मिली होंगी। मैटरनल मेंस्ट्रुएशन रेट, ये भी नहीं देखने के लिए मिला होगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये चीज़ें भी आपको नहीं देखने के लिए मिली होंगी। देन ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही हो जाता है। दिस रिफर्स टू द डेथ पोस्ट प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज एंड इम्प्रोवाइज्ड लॉट्स ऑफ टेक्निक्स एंड ट्रांसपोर्ट। देयर हैज बीन ए शार्प डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ओके। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सारी इतनी जो फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हो जा रही हैं और टेक्निक्स प्रेजेंट हैं, ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एकदम कम हुआ है। ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव स्टेप क्या है?
इरेज ह्यूमैनिटी को इरेज कर दिया जाए, और अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें एकदम, तो ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पॉपुलेशन, मतलब एकदम इफेक्टिव स्टेप की बात कही गई है भाई, मोस्ट इफेक्टिव स्टेप। इरेज ह्यूमैनिटी ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। मास मर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, जितने भी न्यूबॉर्न होते जा रहे हैं उनको मार दो, तो इससे क्या पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन वही बात है ना, ह्यूमैनिटी आपकी कहीं और होगी, उसका जिसका पता नहीं है कि कहाँ है ह्यूमैनिटी। ओके, डिक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज फॉर पुअर, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है कोई। ओके, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करो और पॉपुलेशन ग्रोथ को एकदम रिड्यूस करो, डिक्रीज करो। ओके, तो ये एकदम मोस्ट इफेक्टिव स्टेप है किसके लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ओके, क्या ऑप्शन डी सही हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रमोट बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मॉल फैमिलीज, दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव मेथड। कंफर्टेबल भी है, इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी है। ओके, आगे चलते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट स्लोगन्स हैज बीन पॉपुलराइज्ड इन इंडियन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। बहुत ही पॉपुलर है जो स्लोगन इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वह क्या है। तो हम साथ साथ हैं, ये तो मूवी का नाम है भाई। ओके, तो इस चक्कर में नहीं पड़िएगा। हम दो हमारे दो, हम होंगे कामयाब एक दिन, भारत माता की जय। तो एकदम सिंपल सा ऑप्शन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हम दो हमारे दो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अवॉइडिंग स्पर्म एंड ओवम टू मीट। ये बातें एकदम से सही हैं। ओके, आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। अवॉइडिंग रिलीज ऑफ एग, कोई मतलब नहीं है। अवॉइडिंग रिलीज ऑफ स्पर्म, एबॉर्शन व्हेन प्रेग्नेंट, तो ये सारी बातें, ये सारे स्टेटमेंट एकदम गलत हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, इनका जो प्रिंसिपल होता है, नेचुरल प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग ही ना होने दी जाए, देन प्रेगनेंसी कहाँ से लीड होगी। तो ये बातें याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर नॉट हार्मफुल, ये बातें अच्छी हैं। ओके, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एम टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अगर ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग नहीं होती है, देन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी लीड नहीं होगी। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, What is the period 5 days prior and post ovulation called? तो ये कैसा पीरियड होता है, कब का। What is the period 5 days prior? तो ये पीरियड कैसा होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, एंड पोस्ट ओव्यूलेशन कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, इनफर्टाइल पीरियड, एब्स्टेंट पीरियड, ओके, मैटरनिटी पीरियड। तो ये सारे स्टेटमेंट भाई एकदम से गलत हैं। इसे आप कैसा पीरियड बोलते हो, फर्टाइल पीरियड बोलते हो। द पीरियड 5 days बिफोर टू 5 days आफ्टर ओव्यूलेशन। फिलहाल तो ये सारी बातें चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं। तो ओव्यूलेशन के 5 days इधर, ओव्यूलेशन के 5 days आगे, तो ये जो पीरियड होता है ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लैक्टेशनल एमन्यूहेरिया। ये क्या होता है, लैक्टेशनल एमन्यूहेरिया। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएट करने की इनेबिलिटी होती है, वह मेंस्ट्रुएट करने के लिए एबल नहीं होती हैं। क्यों, सबसे बड़ी बात है क्यों। ओके, क्वेश्चन का आंसर तो चलो ठीक है, पता चल गया कि लैक्टेशनल एमन्यूहेरिया हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। इनेबिलिटी ऑफ फीमेल टू लैक्टेट, गलत बातें हैं। इनेबिलिटी ऑफ फीमेल टू कंसीव, गलत बातें हैं। इनेबिलिटी ऑफ मेल टू कंसीव, गलत बातें हैं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, इनेबिलिटी ऑफ फीमेल टू मेंस्ट्रुएट करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन क्यों। तो एक्चुअली होता क्या है, लैक्टेशनल एमन्यूहेरिया इज द इनेबिलिटी ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुएट आफ्टर पार्चुरेशन। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा।
This is the time when the female lactates extensively to support the growth and nourishment of the baby. तो यहाँ पे ये मतलब इस टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. ओके, जब लैक्टेशनल एमनीहेरिया वाला पीरियड होता है तो यहाँ पे एक फीमेल जो है वो एक बेबी को नॉरिशमेंट कर रही होती है, क्योंकि लैक्टेशनल पीरियड होता है उस टाइम पे. ओके, एक्सटेंसिवली टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड नॉरिशमेंट ऑफ द बेबी, मतलब कि अगर वो लैक्टेशन हो रहा है तो वो लैक्टेशन किस लिए हो रहा है, एक न्यू बॉर्न बेबी है जिसकी ग्रोथ एंड नॉरिशमेंट में, ओके, नॉरिशमेंट के लिए वो सारी चीज़ ज़रूरी हैं. तो देखो, अगर मेंस्ट्रुएशन ना होने की वजह से फर्स्ट थिंग तो लॉस ऑफ ब्लड नहीं होगा, ओके, वीकनेस नहीं होगी, और तो और अनदर प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं है, अनदर प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट होगी. तो इसलिए जब तक एक बेबी मतलब खुद से फीड करने लायक नहीं हो जाता है तब तक मतलब ये सारी चीज़ें, इनेबिलिटी ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुएट, मतलब कि एक फीमेल में मेंस्ट्रुएट करने की इनेबिलिटी नहीं होती है जिससे वो कोई और बेबी ना कंसीव कर सके, और वीकनेस ना हो, लॉस ऑफ ब्लड ना हो, दैट्स व्हाई. ओके, आगे चलते हैं. आपको लग रहा होगा ना कि गॉड ने कितने मतलब सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें बनाई हैं. ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही है. आगे चलते हैं. ओके, apart from preventing conception, condoms are also known to prevent transmission of STDs, okay, STMS, क्या क्या है, ATMS, ATDS. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही हो जाएगा. ओके, वर्क ऑफ कंडोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स, कंडोम प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ फीमेल एंड मेल फ्लूइड्स. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो किसी और कंट्रासेप्टिव की नहीं, पर्टिकुलर कंडोम्स की बात कही है ना, कंडोम्स की बात कही गई है और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात नहीं कही गई है. अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग कंसेप्शन, कंडोम्स आर आल्सो नोन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ, ऑब्वियसली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी प्रिवेंट करता है. इस अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कंडोम यूज़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी प्रिवेंशन होगी. ओके, तो देखिए ऐसे नो इंटरकोर्स के दौरान अगर मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लूइड ही नहीं हो रहा है तो इस तरह से किसी भी पैथोजन का ट्रांसफर होना भी कंडोम प्रिवेंट करेगा. ऑब्वियसली अगर मेल एंड फीमेल फ्लूइड नहीं मिल पा रहा है, मेल एंड फीमेल फ्लूइड की मीटिंग को प्रिवेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी पैथोजन का ट्रांसफर भी प्रिवेंट किया जाएगा. तो इस तरह से कहीं ना कहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट होती हैं बाय द कंडोम. ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. ओके, व्हाट इज एड्स एन एक्रोनिम फॉर? तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए और बताइए जरा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा. व्हाट इज एड्स एन एक्रोनिम फॉर? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. तो हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाता है. इट इज़ अ सिंड्रोम कंप्राइज्ड ऑफ मेनी डिजीज दैट टारगेट द इम्यून सिस्टम. ये इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट मतलब इम्यून सिस्टम को ही, देखो आपने क्या किया, अपने देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पे ढेर सारे सिपाही खड़े कर रखे हैं जिसे आप बोलते हो इम्यून सिस्टम. तो अब कोई आता है, आपके इम्यून सिस्टम आपके देश के सिपाही पे ही अटैक कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक कर देता है, तो ऑब्वियसली इस बॉडी का, इस देश का पतन तो निश्चित है ना, इसका ख़त्म होना निश्चित है इस बॉडी का. अगर यहाँ पे कोई रह ही नहीं गया, इम्यून सिस्टम है ही नहीं जो कि रोगों से लड़ता है, जो कि बाहरी पैथोजन से लड़ता है, बातें समझ पा रहे हो अब, जो कि घुसपैठियों से लड़ता है, अगर वही नहीं रहा तो इस बॉडी की रक्षा कौन करेगा? इस बॉडी को मतलब कि रोगों से लड़ने में क्षमता कौन प्रोवाइड कराएगा? तो मैंने आपसे बातें कही ना कि ये सीधे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है. ओके, इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड इज नॉट रीयूजेबल? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा बैरियर मेथड है जो कि कैसा है भाई, नॉट रीयूजेबल है? नॉट पे जरूर ध्यान दिया करिए. ये नॉट जो है बड़ा चुपके से लगता है और आप ध्यान नहीं देते हो तो बस यहीं पे गलती हो जाती है. क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 16 है.
तो देखो सर्वाइकल कैप्स है, बोल्ट्स है, डायफ्राम्स है, दीज आर मेल ऑफ रबर एंड इंसर्टेड इनसाइड, ओके। और ये सब भाई रियूजेबल भी होते हैं। और वहीं पे अगर बात की जाए अदर हैंड कंडोम्स की, तो कंडोम्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि भाई ये केवल और केवल एक टाइम यूज़ हो और फिर उसके बाद इसे डिस्पोज कर दिया जाए, ओके। तो ये डिस्पोजेबल है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। आईयूडी स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंटर यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिजीजेस, इंटर यूटेराइन डिजीजेस। क्या ऑप्शन सही हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंटर यूटेराइन डिवाइसेस, ऑप्शन क्या सही होगा? दीज आर डिजाइन टू द इंसर्टेड थ्रू द वेजाइना इनटू यूटेरस, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, दीज आर डिजाइन टू बी इंसर्टेड थ्रू द वेजाइना इनटू यूटेरस, ओके। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे क्या है। और तो और आईयूडीज किसके लिए स्टैंड किया जाता है, किसकी क्या है आईयूडीज का फुल फॉर्म, ओके। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेडिएटेड आईयूडी। तो यहाँ पे बात कही जा रही है नॉन मेडिएटेड आईयूडी की। नॉन मेडिएटेड ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या लिपेज लूप्स, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ओके। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या सही होता है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सारी चीजें मेडिएटेड आईयूडीज हैं, ओके। तो ये जो आपका लिपेज लूप है, ऑप्शन ए नॉन मेडिएटेड है, ओके। नॉन मेडिएटेड आईयूडी है, ओके। और आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? आप जरा एक बार क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या नहीं है? तो आपने अपनी बुक में एकदम बात बता रही है, एनसीईआरटी की लाइन है भाई। ये यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है ना भाई, सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके आपके एनसीईआरटी बुक्स से हैं, ओके। तो हाँ जी बिल्कुल, आपके एग्जाम में आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑप्शन ए कॉपर 7, कॉपर टी, LNG 20, मल्टीलोड 375। तो हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन सी सही होता है। ये सारे यहाँ पे आप जितने भी मतलब ये तीनों ऑप्शन अदरवाइज जितने भी सी के अलावा जितने भी देख पा रहे हो, ये सब क्या रिलीज करते हैं? ये सब क्या रिलीज करते हैं? ये सब कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं। और ये सब एक हार्मोन रिलीज करते हैं। और भाई वो हार्मोन कौन सा होता है? एज यू नो, प्रोजेस्टिन, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? ऑप्शन क्या सही होता है? हाँ, सब पे सही के टिक लग गए हैं, है ना, सब पे सही के टिक लग गए हैं। LNG 20 ये आपका कॉपर रिलीजिंग आयोडी नहीं है, ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू आयोडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी। आयोडीज प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती है? आयोडीज प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती है? तो यहाँ पर ढेर सारे क्या 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। बाय प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ वेजाइनल एंड सेमाइनल फ्लूइड, ये आयोडी की बात कही गई है। बाय इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, बाय इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ एग, बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग। तो एग के रिलीज को तो प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, ओके। और एग को मारा भी नहीं जाएगा। और ये तो कहीं ना कहीं बात है ये कंडोम कंट्रासेप्टिव की। ये सारे स्टेटमेंट हो जाते हैं आपके गलत। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपका स्टेटमेंट जो दिया गया ऑप्शन बी, ये बी सही हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। देखो ये जो आयोडीज हैं, आयोडीज आर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, दे आर डू नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ओके, बिटवीन वेजाइनल एंड सेमाइनल फ्लूइड। और ना ही ओवरी या एग पे कोई इफेक्ट डालता है। ये बातें हो चुकी हैं कि भाई ना तो इनकी मतलब इनके रिलीज होने को प्रिवेंट करता है, ना ही एग को मारता है, एग पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। एक्चुअली दे वर्क बाय इनहेंसिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड thus reducing the probability of sperm entering the fallopian tube, ओके। तो इस तरह से अगर फेलोपियन ट्यूब तक अगर स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी
कम हो जाते हैं, है ना। ऑप्शन क्या सही हो जाता है, बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। हाउ डू कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो भाई मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब कम एक्सप्लेन करूँ। ओके, मैं कोशिश यही करूँगी कि अब कम एक्सप्लेन करूँ जिससे टाइम भी कम लगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन होने से ज़्यादा टाइम भी लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में आप यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहे हो, आप सारे ऑप्शन एक बार देख लीजिए। बाय रिड्यूसिंग द मोटेलिटी ऑफ द स्पर्म, बाय इंक्रीजिंग द मोटेलिटी ऑफ द स्पर्म, ये कॉपर आयन की बात कही जा रही है। ओके, हाउ डू कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन को कैसे प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। बाय रिड्यूसिंग द मोटेलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देगा, एकदम घटा देगा स्पर्म की मोटेलिटी को, जिससे स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच पाए, फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच पाए। पीछे हमने क्या देखा था, पीछे हमने देखा था कि जो स्पर्म था उसे मार दिया जा रहा था। ओके, स्पर्म को मार दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पर्म की मोटेलिटी पे वर्क किया जा रहा है, स्पर्म की मोटेलिटी पे वर्क किया जा रहा है, स्पर्म भाग ना पाए। ओके, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ना पाए। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिलीवर्ड बाय द ओरल कैविटी कार्ड। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल मेथड, इंट्रायूटेराइन मेथड। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओरल मेथड। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड द डोजेस ऑफ पिल्स स्टार्ट। तो ये सारी चीजें मैं बातें कर रही हूँ ना भाई, एकदम आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो ये एकदम आपकी एनसीईआरटी की बात कही गई है। ऑप्शन सी सही होगा, मेंस्ट्रुअल फेज। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ओरल पिल्स। ध्यान से सुनिएगा, फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ओरल पिल्स। क्वेश्चन नंबर 24, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट हार्ट डेवलपमेंट इन द फीटस, इनहिबिट इम्प्लांटेशन, इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ओरल पिल। ओरल पिल्स का क्या काम नहीं है। तो हाँ जी बिल्कुल, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट एंट्री ऑफ स्पर्म, इन फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म की एंट्री को भी कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है। आपने पीछे भी बातें देखी हैं। इनहिबिट हार्ट डेवलपमेंट इन फीटस, ये बातें गलत हैं। ओके, ये बातें गलत हैं। ये बातें गलत हैं का क्या सेंस है, मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बातें तो सही हैं, इस क्वेश्चन में यही तो कहा गया है। हाँ जी बिल्कुल, सारे ऑप्शन जो हैं वो मतलब ऐसा होता है, ओरल पिल्स फॉलो करती है ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि ओरल पिल्स फॉलो नहीं करती है। तो हाँ जी बिल्कुल, इनहिबिट द हार्ट डेवलपमेंट इन फीटस, तो ये बातें सही है कि ऐसा नहीं होता है। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ओरल पिल्स आर हार्मोनल डोजेस। ओके, ये हार्मोनल डोज होता है ओरल पिल, एंड वर्क बाय मेनी डिफरेंट रूट्स। दीज आर रेंज फ्रॉम इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करता है, मैंने आपसे बातें कही ना, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, एज वेल एज इम्प्लांटेशन एंड प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करती। और यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है, बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आप क्या देख पा रहे हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स इन सहेली। क्या सहेली स्टेरॉयडल होता है, ग्लाइकोलिपिड बेस्ड होता है, फॉस्फोलिपिड बेस्ड होता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो भाई ये नॉन स्टेरॉयडल होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल होता है। इट इज सेफ विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। तो मैंने आपको बातें कही ना कि भाई इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, और ये पूरी तरीके से सेफ है। इट इज़ द मेड अप ऑफ नॉन स्टेरॉयडल कंपोनेंट, मतलब कि ये जो है इसमें कोई भी स्टेरॉयडल कंपोनेंट नहीं है। ओके, ऑप्शन डी सही होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्लेस्ड अंडर द स्किन। तो हाँ जी बिल्कुल, आप एकदम से मतलब देख के ही समझ में आ रहा है, इंट्रायूटेराइन मेथड नहीं होगा, पिल्स
आप मतलब कैसे लेते हो पिल्स वो तो पता ही है। कॉन्डोम नहीं है भाई, कॉन्डोम यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं, प्लेस्ड अंडर द स्किन, अंडर द स्किन। तो इम्प्लांट्स, इम्प्लांटेशन में ये चीज़ें होती हैं, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, ये प्रोसेस होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 26 है, इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर द स्किन, दे आर रिलीज हार्मोनल डोजेज टू इनहिबिट प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी को इनहिबिट करने के लिए हार्मोनल डोजेज रिलीज करता है। ओके, इफेक्टिव होने के साथ साथ दे हैव लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट। हाँ, जो आपने पीछे कंपोनेंट देखा था, पीछे कॉन्ट्रासेप्टिव देखा था सहेली, जो कि ओरल पिल्स होती हैं, हाँ वो उनमें साइड इफेक्ट नहीं था। साइड इफेक्ट की क्या बात कही जाए, वो मतलब कि पूरे तरीके से सेफ भी था, इफेक्टिव भी था। ओके, और यहाँ लेकिन जो आप इम्प्लांट देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, एज लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ओके, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ वेट गेन, हाँ ये भी प्रॉब्लम है, ये भी साइड इफेक्ट है, वेट गेन होना। ओके, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिप्रेशन एंड सो ऑन, और पता नहीं क्या क्या। ओके, तो ये सारे साइड इफेक्ट, ढेर सारे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो भाई, नेचुरल नेचुरल ही होता है, ऑप्शन ए सही है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आप क्या देख पा रहे हो, क्वेश्चन पढ़िए जरा। What are the two hormones that can be used to prevent pregnancy in the form of injection or implants? तो ऑब्वियसली प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड टेस्टोस्टेरोन गलत बातें हैं, गलत चीज़ें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन गलत बातें हैं। यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ऐसे एकदम बातें सिंपल सी हैं। ओके, ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज एन इमरजेंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक तो लग ही रहा है। बी कॉन्डोम्स, तो कॉन्डोम्स तो भाई क्वाइटस के टाइम पे अगर मतलब यूज़ किया गया तब तो ठीक है, अदरवाइज वेजाइनल फ्लूइड एंड सेमाइनल फ्लूइड मिल जाते हैं तो वहाँ पे कंडोम्स का कोई वो नहीं। ओके, स्पर्मिसाइडल जेल्स। ओके, तो अब स्पर्मिसाइडल जेल्स का क्या मतलब है, स्पर्मिसाइडल जेल्स का काम क्या होता है भाई, कि वो स्पर्म, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म के जैसा काम करता है, स्पर्म को मारने में काम करता है, स्पर्मिसाइडल लूप्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए प्रोजेस्ट्रॉन, और जो कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सर्जिकल मेथड आर परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 29, ये चीज़ें गलत है या सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ऑप्शन जरा देख के बताइए। ऑप्शन ए सही होगा ऑब्वियसली, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन क्या सही हो जाता है, ए, ट्रू है, स्टेटमेंट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30, अगर किसी मेल को स्टेरिलाइज करना है, ओके, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और ये सारी चीज़ें बकवास हैं, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हाँ जी बिल्कुल, मेल के लिए क्या होगा, वैसेक्टोमी, एंड फीमेल को अगर स्टेरिलाइज करना है तो ट्यूबेक्टोमी, ये होगा फीमेल के लिए, एंड मेल के लिए होगा वैसेक्टोमी। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या किया जाता है, इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस, और यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या ऐसा है, कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन होती है, अच्छी होती है, क्या ऐसा है, नहीं जी बिल्कुल, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो, कॉन्ट्रासेप्टिव आर एजेंट्स दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का सिर्फ इतना सा पर्पस होता है कि वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें, दीज आर नॉट एम टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कॉन्ट्रासेप्टिव का ये कोई भी पर्पस, ये कोई भी मोटो नहीं होता है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं, Which of the following is a side effect of the widespread use of contraceptive? ओके, तो फिर से ध्यान दीजिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, नोजिया, कॉमा। ओके, तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज एमटीपी एन एक्रोनिम फॉर। क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33, एमटीपी menstrual termination of pregnancy, medical test of pregnancy, ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाता है, एमटीपी। एमटीपी से आप क्या समझते हो, या फिर एमटीपी का फुल फॉर्म ही आप बता दीजिए, एमटीपी का फुल फॉर्म बताइए जरा आप, क्या हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम तेजी लाएंगे क्वेश्चन देखने में, समझने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ एवरी 5 प्रेगनेंसी 1 प्रेगनेंसी रिजल्ट इन इंक्लूडेड अबॉर्शन। हाँ जी बिल्कुल, ये एकदम आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। क्या हर 5वीं प्रेगनेंसी में, मतलब हर 5 प्रेगनेंसी पे एक प्रेगनेंसी अबॉर्शन करवा दी जाती है। तो हाँ जी बिल्कुल ये बातें सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एकदम मैंने बातें कही ना, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। 25 मिलियन से भी ज़्यादा केस किसके होते हैं हर साल, साल की बात कही जाए, एवरी ईयर वर्ल्ड लेवल पे एमटीपी के केसेस देखने के लिए मिलते हैं 45 मिलियन से भी ज़्यादा। ओके, तो इस तरीके से हाँ जी बिल्कुल इतनी, मतलब हर 5th पे एक प्रेगनेंसी भाई अबॉर्ट करवा ही दी जाती है, ऑप्शन ए सही है। कहीं ना कहीं ये अबॉर्शन कहीं ना कहीं फीमेल फेटिसाइड पे भी होता है। ओके, और इंडिया में तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देखो मैंने आपसे बातें कही थी ना, आपसे बातें कही थी कि भाई आपको यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर तरीके मीन्स हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, हर टॉपिक के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और अगर आप अभी तक यहाँ तक बने होंगे तो आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि हाँ भाई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, इस चैप्टर से फिलहाल तो आपका चैप्टर, ये चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर ही कितना बड़ा है, बट हाँ फिर भी मैंने वो सारे क्वेश्चन देखने की, वो सारे क्वेश्चन उठाए हैं, वो सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश की है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाए। ओके, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट रिस्ट्रिक्शन हैज बीन पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द यूज ऑफ एमटीपी। तो बताइए जरा, इलीगल फीमेल फर्टिसाइड, इलीगल मेल फर्टिसाइड तो होता ही नहीं है। ओके, सब मतलब पता नहीं क्या मेंटेलिटी है लोगों की। ओके, एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इलीगल ड्रग स्मगलिंग, तो ये कहाँ का टॉपिक है, इलीगल यूज ऑफ नारकोटिक्स, कहीं की बातें कहीं कहीं गई हैं। ओके, इलीगल ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, एज यू नो मतलब फीमेल फर्टिसाइड होता है यार, आज भी होता है इंडिया में, ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी हैं। ओके, तभी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बोलने की, बताने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ मानती हूँ लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। ओके, और मतलब सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो भाई आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप जब पेरेंट्स बनिएगा तो ऐसी चीज़ें ना करिएगा। ओके, इंडिया में फीमेल फोर्टिसाइड पीक पे होता था, है, कह सकते हो। ओके, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने इसे मतलब पोस्ट कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन टू चेक द इशूज। रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बातें बताई ना एमनियोसेंटेसिस वाली, वहाँ पे हम फीटस सेक्स जानने की कोशिश करते थे एमनियोसेंटेसिस में। तो एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली लागू किस लिए हुआ था, एमनियोसेंटेसिस का पर्पस ये था कि हाँ अगर फीटस में कोई प्रॉब्लम है, अगर फीटस सही नहीं है, ओके, या फिर उस प्रेगनेंसी से मदर को कोई प्रॉब्लम है, एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए ही ये सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं, तो अवॉर्ड करा दिया जाए फीटस को। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फिर मतलब इसका गलत यूज़ होने लगा और लोग फीटस का सेक्स जानने लगे, और अगर फीमेल है तो अबॉर्ट करवा देते थे। तो यहाँ पे इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड होता था, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इसे पोस्ट कर दिया गया। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर द यूज ऑफ एमटीपी। एमटीपी का करेक्ट रीजन क्या नहीं है। ओके, ये चीज़ें देखा करिए।
इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन नोट से बनाई हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, terminate pregnancies that are fatal of mother, terminate pregnancy that are fatal of fetus, female ferticide। तो देखो ये बातें तो मैंने आपको कही भी कि पीछे भी बातें कही कि अगर हाँ भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो एमटीपी ठीक है, अगर मदर के लिए उस प्रेगनेंसी से कोई दिक्कत है तो भी सही है, अगर फीटस के लिए कोई दिक्कत है, उस प्रेगनेंसी से फीटस के लिए कोई दिक्कत है तो भी एमटीपी सही है। लेकिन अगर फीमेल फर्टिसाइड के लिए एमटीपी कराई जाती है तो ये चीज़ें गलत है। ओके, तो ये करेक्ट रीज़न नहीं होगा, ये करेक्ट रीज़न नहीं होगा। ओके, क्योंकि इस समाज को चलाने के लिए जितना मेल की ज़रूरत है उतना ही फीमेल की ज़रूरत है। मैं इसे इक्वल पे लिख दूँ, उतना ही फीमेल की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आर द एमटीपी सेफेस्ट? तो बताइए ज़रा। तो यहाँ पे व्हाट पीरियड ऑफ एमटीपी के लिए सबसे सेफ पीरियड क्या है? तो हाँ जी, बिल्कुल आपको पता है कि वो टाइम जब जो फीटस हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, जो एम्ब्रियो हो वो स्मॉल हो, ओके, और रिमूव करने लायक हो, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, वही पीरियड होगा। तो हाँ जी बिल्कुल, सेकंड ट्राइमेस्टर तक तो भाई बड़ा हो जाएगा, थर्ड ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर, ओके, तो ये एमटीपी वाला टाइम नहीं रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, ये बातें बताइए, पीछे भी लास्ट चैप्टर 3 में भी ये बातें हुई थी कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने दिन का होता है? तो हाँ जी बिल्कुल, एक ट्राइमेस्टर 12 वीक का होता है, एक ट्राइमेस्टर 12 वीक का होता है। अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो आर स्मॉल इनफ एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिमूव। और ये 12 वीक एक ट्राइमेस्टर का होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे एमटीपी इफेक्टिव होती है। ओके, इफेक्टिव एज वेल एज सेफेस्ट भी होती है। दैट्स वाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी अगर करवाना है तो करवा लेनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज वीडी स्टैंड फॉर? वीडी, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वनरियल डिजीज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या? वनरियल डिजीज, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो वनरियल डिजीज है, हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप सोच पा रहे हैं, ये डिजीज कैसे स्प्रेड होती हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट से ये सारी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। ओके, दीज आर ट्रांसमिटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर सर्वाइव इन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। दिस कैन स्प्रेड थ्रू द मिक्सिंग ऑफ बॉडली फ्लूइड्स लाइक सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, ब्लड, ईटीसी। देखो, मैंने आपसे बातें किया कि बॉडी फ्लूइड, ओके, बॉडी मतलब बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उससे स्प्रेड होती हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, सेक्सुअल कांटेक्ट में भी बॉडी फ्लूइड मिक्स होते हैं जिससे ये सारी डिजीजेज स्प्रेड हो सकती हैं इजिली। और क्वेश्चन नंबर 39, आरटीआई इज एक्रोनिम फॉर? आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ओके, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। RTI stand for reproductive tract infection. This type disease or infections spread through the sexual intercourse transmitted by bodily fluid। जैसा कि बॉडी फ्लूइड की बात कही गई तो आपको पता ही है कि भाई ब्लड हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, सीमेन हो गया, ओके, ये सारी चीज़ें। एंड इंटरकोर्स के दौरान सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड मिक्स हो जाता है, पीछे जैसे आपने देखा था। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी सही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी? नॉट एन एसटीडी, ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाता है भाई? ऑप्शन डी सही हो जाता है, मेगा कोलोन। ओके, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, HIV इज एक्रोनिम फॉर? चलो बताओ भाई, HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? बड़ी क्या मतलब डेडली डिजीज़ है, बड़ी नहीं, हाँ बड़ी ही है भाई डिजीज़, अगर बहुत ही खतरनाक है, अगर किसी को हो जाए तो भाई डेथ तक का सफ़र करवाती है। ओके, अगर किसी को हो जाए तो डेथ तक का सफ़र करवाती है। तो हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ज़रा बताइए क्या सही होगा? ऑप्शन ए है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। अच्छा हाँ ठीक है, आपको पता है भाई, ऑप्शन ए सही होगा,
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो डिजीज है बातें हुई ही, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेडली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD, ओके, जिसे आप क्या बोलते हो, एड्स बोलते हो। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है भाई, HIV कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। हाँ जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम 100% सही है। NCERT की एकदम लाइन है, उठा के रख दी गई है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बातें कही थी भाई कि HIV टारगेट करता है इम्यून सेल्स को, और इम्यून सेल्स कैन कॉज द प्लेसेंटा टू रीच द फीटस। प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक पहुंच सकती हैं, ओके। इम्यून सेल्स पे भाई अटैक करता है, इम्यून सेल्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पहरेदार ही नहीं है जिस देश में, जिस देश का सिपाही ही खत्म है, उस देश का पतन निश्चित है, उस देश को खत्म होना निश्चित है, ओके। तो सेम वैसे ही जिस बॉडी का ये जो इम्यून सेल टाइप आर्मी है, अगर इस पे ही अटैक हो जा रहा है, इस पे ही अटैक हो जा रहा है, तो इस कंट्री का पतन, इस कंट्री का डिस्ट्रॉय होना एकदम से निश्चित है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ऑप्शन ए सही है, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज PID स्टैंड फॉर। PID क्या है भाई, अब जरा ऑप्शन देख के बताइए। पल्मोनरी इन्फ्लामेटरी डिजीज, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाँ जी बिल्कुल, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है भाई, सी सही है। आगे चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं क्या भाई, व्हाट इज द इनेबिलिटी ऑफ कंसीव ए बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, क्या हम इसे स्टेरिलिटी बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिविटी। तो इसे हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन जरा फिर से देख लीजिए, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखा करिए भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखने के बाद ऑप्शन भी ध्यान से देखा करिए। व्हाट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव ए बेबी, अगर बेबी को कंसीव करने में इनेबल है कोई कपल, ओके, जबकि इंटरकोर्स कैसा है भाई, इंटरकोर्स में कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है, अनप्रोटेक्टेड, मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी नहीं बोलेंगे। फर्टिलिटी तो है ही नहीं, नहीं तो बेबी कंसीव हो जाता। रिप्रोडक्टिविटी ये भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि कपल कैसे भाई, कैसा है कपल। क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी स्टेरिलिटी नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। यहाँ पे बी सही होगा ऑप्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे भाई, इसे हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। हम स्टेराइल नहीं बोल सकते हैं, स्टेराइल नहीं बोल सकते हैं, ओके, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। ART स्टैंड फॉर, ART क्या है भाई जरा बताइए। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, क्या, assisted reproductive technology, these help the infertile couple to achieve a baby by using various method। तो ART के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ नाम में ही कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कही गई हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए सही है। अगर कोई कपल ऐसा है जो कि बेबी को कंसीव नहीं कर सकता है, ओके, दिस इज द हेल्प द इनफर्टाइल कपल टू अचीव ए बेबी बाय यूजिंग वेरियस मेथड, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में आप क्या देख पा रहे हो, ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनफर्टिलिटी कम्स फ्रॉम मेल्स, ओके, ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनफर्टिलिटी कम्स फ्रॉम मेल। तो क्या ये बातें सही हैं, हाँ जी बिल्कुल ये बातें सही हैं, ये बातें एकदम से सही हैं। लेकिन हाँ, इंडिया का रूल अलग ही है, अपने यहाँ अलग ही चीज़ें हैं। इंडिया में अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा मतलब कोई कपल है इनफर्टाइल है, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि ये मतलब मोस्टली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, इसके लिए फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप अपनी बुक पे देख पा रहे हो, एकदम NCERT की लाइन है भाई, ओके। तो अब आप पढ़े लिखे साक्षर समझदार हैं, तो कम से कम मतलब आप कभी मतलब ऐसा मत करिएगा कि ये सारी चीज़ें, ओके, बात समझ रहे हो आप। तो जैसा कि मैंने आपसे बातें कही कि भाई अपने यहाँ इंडिया में यही सारी चीज़ें
मतलब होती हैं कि फीमेल्स को अगर ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है तो फीमेल्स को सीधे ब्लेम किया जाता है। तो पता है क्यों? क्योंकि वो नॉलेज की कमी की वजह से, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, आप तो नॉलेजेबल हैं, आप तो नॉलेजफुल हैं, ओके। जबकि जैसा कि आपको पता है, जबकि मतलब ऐसी टाइप की जो इनकम्पेबिलिटी होती है उसके चांसेस मेल बीइंग में ज़्यादा होते हैं। इनफर्टाइल आर हायर देन दोज फीमेल बीइंग इनफर्टाइल, ओके। तो फीमेल से कहीं ना कहीं ज़्यादा ये चांसेस मेल में होते हैं इनफर्टाइल के, ओके, इनफर्टिलिटी के। ऑप्शन ए सही होगा, एकदम से बातें सही हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट टेक्निक इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, व्हाट टेक्निक्स इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, तो इंट्रायूटेराइन फर्टिलाइजेशन एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, एकदम सिंपल चीज़ें, हमने अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखी थी। विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं इसे? विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर हम अपनी लेबोरेटरी में ओवम एंड स्पर्म को फर्टिलाइज करवाते हैं, पेट्री डिश में ऐसा करवाते हैं, पेट्री डिश में ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसे हम आईवीएफ के नाम से भी जानते हैं, और ये भी आरटी के नाम से ही जाना जाता है। एआरटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आईवीएफ एआरटी के अंतर्गत आता है। यूज टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ओके। आपके क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ही पूछा गया है। कंडीशन क्या होंगी, उसे हम जो है फीमेल बॉडी के सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा? व्हाट डज आईवीएफ स्टैंड फॉर? आईवीएफ का फुल फॉर्म बताइए। आईवीएफ में व्हाट डज स्टैंड फॉर आईवीएफ? एज यू नो, आईवीएफ में वॉर्म्स के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पीछे भी देख के आए हैं बातें, ओके। एकदम सिंपल सी बातें। क्वेश्चन नंबर 48, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? अभी पीछे बातें करके आए हैं कि वॉर्म से बाहर, फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है ना? कहाँ पे होता है भाई? फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है ना? तो हम इसे, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करवाते हैं? वॉर्म एंड स्पर्म कहाँ पे फर्टिलाइज करवाते हैं? पेट्री डिश में, अपनी लेबोरेटरी में। लेकिन डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो को वॉर्म और न्यूट्रिशन दोनों की ज़रूरत होगी। अगर हम लेबोरेटरी में ऐसा करवा रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी बातें कही हैं कि हमें वैसी कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी अपनी लेबोरेटरी में, अपनी पेट्री डिश में वैसी कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ओके। तो देखो, आईवीएफ ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्ब्रियो को वॉर्म में ट्रांसफर कर दें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी सही होगा। बातें समझ में आती हैं? क्वेश्चन नंबर 49 सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम बातें हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 आप देख पा रहे हो, व्हाट फॉलोज आईवीएफ। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में यही सारी बातें करके गए हैं, यही सारी बातें तो कही है हमने। व्हाट फॉलोज आईवीएफ? क्या आईवीएफ कोइटस फॉलो करता है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्ब्रियो सेक्रीफाई, ये क्या है? एम्ब्रियो डिलीवरी, गलत बातें हैं, गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी सही होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एकदम अभी जस्ट मैंने आपसे ये बातें एक ही बार मतलब ऐसे ही बोल दी कि हाँ, आईवीएफ ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्ब्रियो को वॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, है ना? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर, आईवीएफ एक मतलब ऐसा प्रोसेस है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ईटी स्टैंड फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर, ओके। एकदम सिंपल सी बात है। देखो, अगर एम्ब्रियो को वॉर्म में ट्रांसफर ना किया जाए तो क्या होगा? अगर एम्ब्रियो को मतलब ठीक है, आपने मतलब इतना सब कुछ कर लिया आईवीएफ के तहत या फिर एआरटी जिसमें खुद आईवीएफ आता है, मतलब ठीक है, आपने ये सारे प्रोसेस कर लिए, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ठीक है, एम्ब्रियो और स्पर्म को आपने पेट्री डिश में अपनी फर्टिलाइज करवा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर एम्ब्रियो को वॉर्म में ट्रांसफ़र ना किया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर एम्ब्रियो को वॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो उसे ऐसा इन्वायरमेंट में नहीं मिल पाएगा जहाँ वो ग्रो कर सके।
और ना ही न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो देखो, अगर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो उसे ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे वो ग्रो कर पाए, फर्स्ट थिंग तो, और दूसरा नॉरिशमेंट मिल सके। तो भाई ये चीज़ें कंपलसरी हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कंपलसरी है। ओके, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आगे क्या होता है, 51, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 51, आप जरा अच्छे से प्रेम से क्वेश्चन पढ़िए। विच प्रोग्राम इज इन्वॉल्व इन कलेक्शन एग फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल्स। ये एकदम सिंपल सी बातें भाई। अब एग है तो कहाँ से कलेक्शन होगा इसका, स्पर्म है तो कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। टू इंड्यूस फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, तो ये कौन सा कैसा प्रोग्राम है भाई, स्वच्छ भारत प्रोग्राम। एकदम से मीनिंग ही गलत है। ओके, बातें क्या हो रही थी, यहाँ पे क्या आ गई। ओके, और एंटी नेशनल प्रोग्राम, फर्टिलिटी प्रोग्राम, कुछ नहीं, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। विच प्रोग्राम इज इन्वॉल्व इन कलेक्शन एग फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म टू इंड्यूस फर्टिलाइजेशन इन द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलेंगे इसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ऑप्शन है, एकदम इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे पढ़िए जरा, देखिए ऑप्शन देखिए। जिफ्ट इज एन एक्रोनिम फॉर, तो GIFT का फुल फॉर्म जरा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन ए सही होगा एकदम। देखो ऐसे जितने भी आपकी बुक में मतलब फुल फॉर्म टाइप, एक्रोनिम फॉर टाइप के ये जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे जिफ्ट हो गया, MTP हो गया, IVF हो गया, ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए किसके लिए स्टैंड करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में, इसमें से एक आध क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर रहेंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे, तो जरूर देखिएगा आप। वैसे तो सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं सॉल्व करवा ही दे रही हूँ। और हाँ, एक बात मैं आपको बोलूँ कि ये क्वेश्चन दोबारा ज़रूर देखिएगा आप, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोबारा, ये वीडियो ज़रूर और ज़रूर देखिएगा दोबारा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पूछो क्यों, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें आप और देख लोगे तो एकदम से दिमाग में आपके बैठ जाएंगी सारी बातें। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53, इन द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम व्हाट मेथड इज यूज्ड फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम 1 to 8 सेल स्टेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन ए ही सही है। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर गलत है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गलत है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर गलत है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के तहत जो हम 8 सेल ब्लास्टोसिस्ट, जिसे हम जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक है, तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसे नॉरिशमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ जी बिल्कुल, पीछे भी देख के आए, उसे ग्रोथ की ज़रूरत होती है। ग्रोथ एंड नॉरिशमेंट के लिए उसे वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना होता है जिसके लिए हम वहाँ पे उसे एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे हम ET बोल के आए हैं अभी पीछे ना। तो जैसा कि हम जानते हैं नॉरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसे हम मदर में इंसर्ट कर दिया जाता है, मतलब इसे हम मदर में इंसर्ट कर देते हैं जिससे डेवलपमेंट कंटिन्यू होती रहे और प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो सके। एंड इट इज़ ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब बाय द टेक्निक कॉल्ड जिफ्ट। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी हम पीछे देख के आए हैं, जिफ्ट में क्या होता है। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, हाँ ए सही है। आगे चलते हैं। IUT स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाँ आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, आगे चलते हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में आप क्या देख पा रहे हो, इन द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम व्हाट मेथड इज यूज्ड फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट विद मोर देन 8 सेल। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन जरा देखिए, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। In the test tube baby program, what method is used for implantation of blastocyst with more than 8 cell? अब 8 सेल के आगे भी जो बातें होंगी है ना, अगर हम उसे वॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, तभी ये सारे प्रोसेस आगे होंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56, जिफ्ट इज एक्रोनिम फॉर। जिफ्ट GIFT किसके लिए स्टैंड करता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन पीछे हुआ है, बहुत हो चुका। ओके, क्वेश्चन नंबर 56,
GIFT, जिफ्ट इज एक्रोनिम फॉर, तो आप बताइए जिफ्ट किसके लिए स्टैंड करता है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो आप जरा बताइए जिफ्ट किसके लिए स्टैंड करता है। ऑप्शन ए सही है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, ICSI स्टैंड फॉर, तो मैंने आपसे पहले भी बातें कही कि भाई ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ICSI हो गया, GIFT हो गया, IBF हो गया, MTP हो गया, ये सारे क्वेश्चन मतलब कि फुल फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे याद कर लीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि वैसे तो मैंने ही सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ओके, तो इसलिए आप ये मतलब ये वीडियो दोबारा देखिएगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएं। ओके, ये कंपलसरी है, मस्ट है, आप देखिएगा ज़रूर। ओके, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोबारा। ओके, तो हाँ, ICSI इज स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, आगे भी ऑप्शन देख लीजिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमेन इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमेन इंजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहाँ पे इंट्रा होगा। इंटर और इंट्रा में अंतर रखिएगा, इंटर और इंट्रा ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन ए सही है। हाँ, यहाँ पे ए ही मैंने बातें कही थी, इंट्रा इंट्रा। ओके, इंट्रा इंटर में अंतर रखिएगा, ऑप्शन ए सही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू इंजेक्ट द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम इन ए लेबोरेटरी सेटिंग। तो किसमें ऐसा होगा, जिफ्ट, GIFT, IUT, तो ये इनके सबके बारे में तो अभी आप देख के आ रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू इंजेक्ट द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम इज लेबोरेटरी सेटिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है डी, ICSI। ICSI इज एन artificial technique used to transfer sperm into the cytoplasm of the ovum. This leads to fertilization. The zygote formed can then be implanted back into the uterus or the fallopian tube. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ओके, और इसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। चैप्टर 4 आपका होता है ख़त्म। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई कि चैप्टर 4 आपका है ही कितना बड़ा, तो इस चैप्टर से 58 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और भाई ये 58 क्वेश्चन बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स वाई यार मैं बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो दोबारा देखिएगा। इसी के साथ ये होता है ख़त्म। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, देख लीजिए। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। ओके, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 5। तो भाई वहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने आपसे बातें कही थी भाई, मैंने कमिट किया था कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम, आपके बायोलॉजी एग्ज़ाम के पहले पहले ये चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे लो भाई। और मैं अपना बेहतर करने का और प्रयास करूँगी, और आप भी पूरा एफर्ट लगाइए, अच्छे नंबर लाइए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।